डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड कि इसमें अगर आपको ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एक नोटिस रिसीव हो जो कि आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं कि आप WPPF का ऑडिटेड जो अकाउंट्स हैं वो सबमिट करवाएं वर्कर वेलफेयर फंड में। और जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है ड्यूरिंग द ईयर, आपके ऊपर कोई प्रॉफिट था उसका जो 5% आपको पता है हमने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वर्कर्स के अंदर अंडर 3 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 ए मतलब कैटेगरी A, B और C। तो आपने वो कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी होती है। ठीक है, तो ये मोस्टली ये नोटिस आ रहे होते हैं। ठीक है, एक तो इसमें हम जो पढ़ेंगे कि अगर कोई नोटिस आए उसके रिप्लाई में आपने क्या क्या चीज़ें जमा करवानी है, किस तरह से उसकी वर्किंग करनी है, कौन से लॉज उस पर एप्लीकेबल हैं, और अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो क्या क्या आपको पेनल्टीज़ जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। ठीक है, एरियर्स आप पे लग सकते हैं। और दूसरी ये है कि अगर आप वॉलंटरली कंप्लायंस करें इसकी तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें ये डिस्कस कर रहे जा रहे होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी मेन पर्पस की तरफ। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये पहले ना फेडरल का एम्बिट में होते थे वर्कर वेलफेयर फंड, लेकिन जब से सेहत, तालीम और जो सिक्योरिटीज़ जो हैं ये सूबों के हवाले की हैं, तब से ये मतलब 2019 से अब कह लें कि ये सूबों के पास इख्तियारात इनके चले गए हैं कि उन्होंने इसकी कलेक्शन जो है वो करनी है और उन्होंने ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इस पे जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो है वर्कर्स प्रॉफिट द कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट 1968। ठीक है, अब ये हर सूबों के लिए उन्होंने उसको वो कर दिया है। जैसे कि देखें, अगर हम इसके फर्स्ट लाइन में देखें तो है ये वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट जो कि फेडरल के अंदर होता था, है अभी भी ये वही, लेकिन अब इसकी जो पावर्स हैं वो सूबों को मतलब इख्तियारात सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। पहले ये होता था कि सब कुछ जैसे हम फेडरल की रिटर्न कर रहे होते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, उसी तरह ये इसकी भी जो है ना जमा करवा रहे होते थे, लेकिन अब ये सूबों के पास है। अब आपको ये पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड जो है उसमें जमा करवाने होंगे, उसमें इसकी चीज़ें जमा करवानी होंगी। अगर आप सिंध से हैं तो सिंध वर्कर वेलफेयर फंड में, अगर आप KPK से हैं तो वो उसमें। ठीक है, जैसे जो मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने एक स्टैंडर्ड ओपन किया है, ऑलमोस्ट चीज़ें तमाम सूबों के लिए सेम ही हैं, तो ये पंजाब के लिए है। ठीक है, तो इसमें देखें लिखा भी हुआ है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पंजाब। अगर आप KPK का या बलूचिस्तान का या सिंध का आप ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होगा इट एक्सटेंड टू द होल KPK बलूचिस्तान, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये मोर और लेस चीज़ें जो है वो सारी सेम होगी, पैटर्न जो है वो सेम होगा। ठीक है, बस बेसिकली हुआ ये है कि है ये वफाक का कानून ही। ठीक है, लेकिन जब से इख्तियार सूबों के पास गए हैं तो उन्होंने अमेंडमेंट्स की और जिधर जिधर वफाक का नाम था उधर रेलिवेंट जो है सूबों का नाम ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसकी लॉजिक क्या है? बेसिकली इसकी लॉजिक ये है कि कोई भी मतलब ये एप्लीकेबल किस पे है। अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखें तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके स्केजुअल में, जो कि ये है कि दिस स्कीम अप्लाइज टू ऑल कंपनीज। ठीक है, तमाम कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन उसने कुछ थोड़ा इसमें वो बता भी दिया, नेमली जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसके पास 50 वर्कर काम कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऑल कंपनी इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर पूरी है तो वो जो है वर्कर वेलफेयर फंड उसके अगेंस्ट उसको रजिस्टर होना चाहिए। WPPF भी जमा करवाना चाहिए जो कि 5% होता है प्रॉफिट का, वर्कर्स में तकसीम करें। और वर्कर वेलफेयर फंड जो कि 2% होता है टैक्सेबल इनकम का, वो भी जमा करवाना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता है रिटर्न के साथ जमा हो रहा होता है, इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ। उसके बाद देखें जी, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय कंपनी 50 या मोर हो। ठीक है, या उसका जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का वो 20 लाख और मोर मतलब 2 मिलियन या उससे ज़्यादा हो। द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी एट कोस्ट एज ऑन द डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज़ 40 लाख और मोर। 4 मिलियन से ज़्यादा या उसके एसेट्स हों, फिक्स एसेट्स। ठीक है, एट कोस्ट पे जो प्रेजेंट किए गए, तो आपको क्या करना है, उसकी WPPF उस पर एप्लीकेबल है और वो आपने जमा करवाना है अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप लॉस कमा रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात आप नहीं वो करवाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी थी जो कि मैंने आपको बताई। उसके बाद देखें हम चलते हैं स्क्रैच से कि जो होगा फंड बनाया जाएगा वो कंपनी से सेपरेट बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉ में ये लिखा हुआ है कि कंपनी एक
अलग एंटिटी होगी, वो जो फंड होगा वो एक अलग होगा, ठीक है। और आप हर साल 5% ऑफ प्रॉफिट उस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। उसके बाद ज़रूरी है कि आप 3 मंथ के अंदर जब मतलब जैसे ही ऑडिट पूरा हो जाए, जैसे कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जून है जो कि 30 जून 2024 लेट्स सपोज मैं एग्ज्यूम करता हूँ कि ख़त्म होता है, तो रिक्वायरमेंट है कि आप जो है जमा करवाना, वो ट्रांसफ़र कर दें, जितने पैसे बनते हैं ना वो फ़ंड में ट्रांसफ़र कर दें उसी डेट को। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते तो फिर आप पे फाइनेंशियल चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, जो कि उसका रेट होता है हायर ऑफ किसका, काइबर प्लस 2% या 2.5% के हिसाब से, या डिविडेंड का जो रेट है उसके हिसाब से। ये भी मैं आपको बताता हूँ, वरना आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरी बात फिर बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप पे ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएँ तो आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, जस्ट अकाउंट्स में एंट्रीज़ नहीं डालनी कि बस जो है ना शो करवा दिया कि ये जी पैसे जो है ना अकाउंट्स में, मतलब अपना जो लाइबिलिटी थी वो डेबिट कर ली, WPP फंड का क्रेडिट कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने एक्चुअल में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आपके पास उस टाइम पैसे नहीं हैं, आप नहीं कर पा रहे उतने पैसे ट्रांसफ़र फ़ंड में, इसीलिए तो फ़ंड को अलग एंटिटी बनाया है। बेसिकली इधर एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रख के उनको बनाया गया है, उनको फ्रेम किया गया है, ठीक है। जब आप इसको पैसे एक्चुअल में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपकी लाइबिलिटी ख़त्म है। अब फ़ंड के पास चले गए हैं, अब जो मैनेजमेंट ऑफ द फंड है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कब और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है कि उस टाइम लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रॉफिट रेट बड़े अच्छे चल रहे हों और वो कहें कि हम इसको ना इन्वेस्ट कर देते हैं एक दफ़ा, ठीक है, और 3-4 महीने के बाद वर्कर्स में तकसीम कर देंगे, या फ़ौरन भी वो डिसाइड कर सकते हैं इसको तकसीम कर दें। लेकिन आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे जब आप अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट से पैसे WPPF फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए फ़ंड को अलग बनाया गया है कि थोड़ी एक जो सेग्रीगेशन ऑफ, जिसे कह लें कि पता चले कि फ़ंड अलग है, कंपनी अलग है और पैसे चले गए हैं। अब वो फ़ंड की ज़िम्मेदारी है कि उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फ़ंड के बारे में लिखा हुआ है कि अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होंगे उस फंड के, ठीक है, उनकी वो है जिसे कह लें कि नॉमिनेशन है, 4 पर्सन होंगे, उसमें से 2 जो हैं वो कंपनी के स्टाफ में से होंगे, मोस्टली एक चेयरमैन होते हैं और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा होता है, ठीक है, और 2 जो हैं वो वर्कर्स की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं जो कि वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैं आपको एक्सेल की फ़ाइल में ये सारी जो वर्किंग है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपको दिखा भी रहा हूँ और आप मुझसे रिक्वेस्ट करके ले भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, अपना नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी कोई भी आपकी क्यूरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जब ये नोटिस आ जाता है तो हमें अपनी रिटर्न जो है, कंप्लायंस रिपोर्ट है, वो जमा करवाना होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेन मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। पेनल्टी यही है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है। किसको? कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी shall be liable to administrative penalty not exceeding 50,000 रुपीज़, ठीक है। 50,000 रुपीज़ आपको लग सकती है पेनल्टी। और अगर आप फिर भी डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रखेंगे तो आपको 10,000 पर डे के हिसाब से भी, अप टू 10,000 पर डे के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। The outstanding amount of the 5% of the profit and penalty imposed by an order shall, if not paid accordingly within the time specified in the order, be recoverable as arrear, ठीक है। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे कि जिस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है कि वर्कर में तकसीम करें, ये करें, वो करें, पेनल्टी जमा करवाएं, तो वो आपसे एरियर्स के तौर पे जो है ना वो भी निकलवा सकते हैं पैसे। अच्छा जी, ये सारी हैं। उसके बाद पावर्स दी गई हैं इंस्पेक्टर्स की, वो कैसे देख सकते हैं, ये सारी पढ़ने की चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मतलब इसमें कोई इस तरह की रॉकेट साइंस या वो नहीं है, मेन जो चीज़ें बताने की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये स्केजुअल है। अब इसके मुताबिक जो है ना हम इसकी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, वर्किंग करते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेबिलिटी के बाद जो चीज़ें हैं वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड, कि अगर आपने अमाउंट एलोकेट अभी नहीं की फ़ंड से तो वो आप जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उसकी। द अमाउंट एलोकेटेड आर अक्रूविंग टू द फंड शेल बी अवेलेबल टू द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। अभी देखें वही ऑप्शन मैंने आपको बताया कि जब जैसे ही ऑडिट ख़त्म हो, आपका अकाउंट्स रेडी हो जाएं तो आप इसको जमा करवाएं, फ़ंड में ट्रांसफ़र करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो लॉ आपको ऑप्शन देता है
कि कंपनी इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। लेकिन फिर वही होगा, ज़ाहिर बात है, जो जो पैसे आप वर्कर्स के इस्तेमाल कर रहे हैं वही पैसे अगर बैंक से लेते तो आपको सूद देना पड़ता या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें इंटरेस्ट देना पड़ता, तो आप फिर वर्कर्स को भी जो है ना वो दें। अब वो उसकी रेट क्या होगा, द कंपनी शैल पे टू द फंड in respect of amount in the fund available to its business operation at the interest rate of 2.5% above the बैंक रेट, ठीक है। मतलब बैंक रेट 10 है तो आपने फिर 12.5 उनको देना है वर्कर्स को, above the बैंक रेट, और 75% of the rate at which dividend is declared on its ordinary share whichever is higher, ठीक है। तो इनमें से जो भी हायर होगा उसके हिसाब से आपने उनको फाइनेंशियल चार्जेस पे करने हैं। अगर वो पैसे आप फंड को ट्रांसफ़र ना कर सकें बल्कि अपने बिजनेस में लगा लें तो आपने हायर ऑफ जो है इंटरेस्ट उनको देना है, ठीक है। लेट्स सपोज आप पैसे नहीं दे सके 3 महीने, 20 लाख बनते थे, ठीक है। अब वो 20 लाख आप यूज़ करते रहे, लेकिन 3 महीने के बाद आपने उनको फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो 3 महीने आपने हायर ऑफ 12.5% या 75% ऑफ द रेट एट विच डिविडेंड इज़ डिक्लेयर, उस हिसाब से आपने इसको जो है फाइनेंशियल चार्जेस क्रेडिट करने हैं, पैसे फंड में देने हैं, ठीक है। मतलब अब आपने फंड में 20 लाख ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि 3 महीनों का इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी ऑफ द बेनिफिट स्कीम ये आ गया। मोस्टली जो एम्प्लॉइज़ 6 मंथ अपने कंप्लीट कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के जॉइनिंग डेट से लेके उस डेट तक जब उनको वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ है या डिक्लेयर हुए हैं प्रॉफिट्स, तो उस डेट पे फाइनेंशियल ईयर क्लोज पे ही होती है चीज़ें, तो वो हकदार हो जाते हैं WPPF 5% के, ठीक है। उसके बाद जी अब इसमें देखना है कि हमने किस एम्प्लॉयज़ को कितना दें। मोस्टली इसमें लॉ ने जो लोअर स्टाफ है, वर्कर्स हैं, जो कि कंपनी का आप कह लें कि बैकबोन भी होते हैं, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो उसके लिए लॉ ने कहा है कि जिनकी सैलरीज 32,000 का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ या 37,000 का, कि मिनिमम सैलरी के हिसाब से जो है उनको 4 यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। जो उससे ज़्यादा होती है मतलब 5,000 के गैप के साथ, लेट्स सपोज देखें मैं 2024 में अगर बात करूं तो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 24 तक जो मिनिमम सैलरी थी वो 32,000 रही है, ठीक है। इसमें जो वर्कर्स 32,000 तक की रेंज में हैं उनको WPPF मिलेगा 4 टाइम्स, ठीक है। अब वो 4 टाइम्स क्या है, ठीक है, वो उसकी एक कैलकुलेशन होती है कि जितने भी वो हों यूनिट्स हों उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको एक फेस वैल्यू 10 के हिसाब से उसको बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये मैं आपको ये देखें एक्सेल की जो वर्किंग है ना ये आपके लिए ही बनाई गई है, ठीक है। ये मैं आपको जो है ना समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मुश्किल लगें, लेकिन जैसे ही हम इसमें आएंगे जो कि मेन हमारा टॉपिक है, फंडामेंटल्स हैं जिसकी बेस पे हम ये जमा करवा रहे होते हैं, तो वो आपको बड़ी आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, ठीक है। जिनकी 32,000 तक है आप उसको 4 टाइम्स देते हैं, जिनकी 32,000 और उसके अंदर 5,000 और ऐड कर लें हम, ठीक है, तो 37 बनते हैं, उसको 2 टाइम्स देते हैं। और जो 37 से ज़्यादा होते हैं, जो जैसे कि हेड ऑफिस का स्टाफ होता है, ये जो अकाउंटेंट्स हैं, चार्ट अकाउंटेंट्स या जो दूसरे लोग होते हैं जिनकी इनसे ज़्यादा मतलब सैलरी होती है 37,000 मिनिमम से उसे, तो उनको फिर हम जो है 1 टाइम्स या एक उस हिसाब से दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज थी, कैटेगरी ABC, ये मतलब आपको बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जी है कि किसी भी वर्कर को बस ये ध्यान में रखना है कि उसकी मिनिमम सैलरी का जो 4 टाइम्स है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब एक बंदा है उसकी सैलरी मिनिमम जो है वो अज्यूम कर रहा हूँ कि 15,000 थी, ठीक है, तो उसको जो मैक्सिमम पैसे मिल सकते हैं ना वो 15 चौका 60,000 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। मतलब देखें ना, अगर हम कैलकुलेशन करें 4 टाइम्स लेट्स सपोज उसका बन जाए 70,000, लेकिन उस पर जो कैप लगी हुई है ना वो 60,000 तक की है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ये कि जब आपने इस तरह पैसे डिवाइड तकसीम कर देते हैं, ठीक है, मतलब जो वर्कर्स थे उनके हिसाब से, तो जो बाकी पैसे कुछ रिमेनिंग अमाउंट अगर बच जाए, ठीक है, तो उसका क्या करें, तो वो आपने वर्कर वेलफेयर फंड जो होता है उसमें, गवर्नमेंट का फंड, अब ये प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंडर है, आपने उसमें जमा करवा देने होते हैं पैसे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं देखें, अगर हम इसका थोड़ा साथ ही देख लें कि वो उसका क्या करते हैं, वो बेसिकली इसको
लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर रहे होते हैं। जैसे ये वेबसाइट है पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड की, और जो लेफ़्ट ओवर अमाउंट बचती है वो आपने इसमें जाके इधर अकाउंट बनाना होता है कंपनी का, और उसमें जाके डिपॉजिट करवा देनी होती है। ठीक है, मैं इसमें मज़ीद डेप्थ में नहीं जा रहा, आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे और वो आपसे जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे होंगे आप उसको पूरा करते रहेंगे, तो ये फ़ौरन इसका अकाउंट बन जाता है और आप इसके पैसे जमा करवा देते हैं। PSID नंबर जनरेट होता है, वो आप ई पे या किसी भी गवर्नमेंट की जो होती है पेमेंट उसमें जाके जमा करवा दें। एक तो ये ऑप्शन है इस लेफ्ट ओवर अमाउंट को जमा करवाने का, और दूसरा ऑप्शन है कि एक चालान निकलता है जिसे फॉर्म 32 कहते हैं, जिस पे गवर्नमेंट की पेमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें जो नेक्स्ट अकाउंट है नेशनल बैंक में आपने उसको जमा करवाना होता है, स्टेट बैंक का अकाउंट है। ठीक है, ये 06304, इसमें आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जब बैंक में आपका जो कंसर्न पर्सन जमा करवाने जाए तो वो पूछते हैं कि हम इसको फेडरल में डाल दें या प्रोविंशियल में। अगर आप पंजाब में रजिस्टर्ड हैं तो कोशिश करके पंजाब, ठीक है।